Hello everyone. Moving forward in our lecture that is related to the Fayol's principles of management. In this lecture, I'm going to discuss a few more principles of management. Okay, but before starting this lecture, I would like to say one thing that if you will study continuously, you are going to cover all your syllabus within the stipulated time. जितना टाइम आपके पास है उतने में आप सिलेबस को कवर कर सकते हो अगर आप डेली इसको स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज की आपके पास इस वक्त कोई कमी नहीं है क्योंकि आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आपके पास बुक्स भी हैं। अगर अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट while going through my lecture, it will benefit you if you are keeping a pen and a notebook with yourself. अगर आपके पास एक कॉपी और एक पेन है तो आप इजीली जो है वीडियो को कहीं भी पॉज करके वहाँ पे आप जो है दिए गए जितने भी यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह है उसको आप राइट कर सकते हो। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट तो ये होगा आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको रिसोर्सेज खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग विद द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। ओके, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का पहले मतलब समझिए। पहले रेम्यूनरेशन का मतलब समझिए। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी वर्कर ने किसी ने भी आपके लिए अगर कुछ वर्क किया है तो आप जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली आप जो उसकी हेल्प कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में अगर वर्क कर रहा है तो वो अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरी करने के लिए वर्क कर रहा है, अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए वो वर्क कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन स्टेट्स दैट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद इट्स एक्सप्लेनेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन एक्सप्लेन्स दैट एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉइज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट बी पेड फेयरली। मस्ट बी पेड फेयरली मतलब उनको अच्छे से उनका पेमेंट जो भी हो वो फेयर तरीके से हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हम बोल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन मार्क इफ बट ना लगा हुआ हो। सो टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए जो है क्या क्या होना चाहिए, ये जो है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन जो है करना चाहिए। आप समझिए कि रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन मतलब जब भी आप किसी एम्प्लॉई की सैलरी डिसाइड करते हो, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हो, तब क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देखिए तो तब हम 3 फैक्टर्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब कि क्या जिस एम्प्लॉय को जितना चाहिए क्या हम उतना दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। सपोज करिए कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो रेंट पे रहता है, ठीक है, रेंट पे रहता है, उसका रेंट ही जो है 5000 मंथली है, तो अगर उसको 5000 रेंट ही देना है और आप उसे अगर 5000 पर मंथ में अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रहे हो तो क्या वो रह पाएगा? डेफिनेटली वो रह नहीं पाएगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये रहेगा कि वो जो भी आपके कंपनी में कमाएगा, जो भी अर्न करेगा वो पूरा रेंट में दे देगा, तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है आपके कंसर्न की एम्प्लॉय की, कि आप उसको पूरी कर पा रहे हो या पूरी नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ जो है वो है मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड मिनिमम वेज ऑफ पर पर्सन कि अगर कोई 8 घंटे वर्क कर रहा है तो उसको जो है मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए। तो ये भी जो है आपको अपने माइंड में रख के ही किसी भी एम्प्लॉय को वेज जो है वो पे करना है। थर्ड थिंग दैट वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कंपटीटर्स। पेड बाय द कंपटीटर्स, अब ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर सपोज करिए अगर जो भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक वर्कर को एक चेयर बनाने के अगर 100 रुपीज़ पे कर रही है, वहीं आपका कंपटीटर एक चेयर बनाने के लिए 120 रुपीज़ पे कर रहा है, तो क्या आपका वर्कर आपके पे से सेटिस्फाई होगा? डेफिनेटली वो आपके पे से सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे भी पता रहेगा कि जो बगल वाली कंपनी है वो 120 दे रही है और वो 100 में ही वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा, तो क्या वो आपकी कंपनी में रुकना चाहेगा? डेफिनेटली वो आपकी कंपनी में रुकना नहीं चाहेगा। तो आपको उस वेज को कम्पिटिटिव भी बनाना है, अपने कंपटीटर से भी कंपेयर करके रखना है कि आपका जो वेज है वो आपके कंपटीटर्स से ठीक रहे या फिर उनसे मिलता जुलता रहे लेकिन उनसे कम ना हो। फिर आप समझिए, फिर हम मेरिट्स पे बात करते हैं। इसका मेरिट है एम्प्लॉय गेट्स मोटिवेटेड। डेफिनेटली अगर आप एम्प्लॉयज़ को
पे कर रहे हो वो खुश हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो डेफिनेटली मोटिवेटेड रहेंगे। मोटिवेटेड रहेंगे मतलब क्या है कि वो कंपनी के लिए वर्क करेंगे, मतलब उनके अंदर से फीलिंग आएगी दैट दे हैव टू वर्क फॉर द कंपनी बिकॉज कंपनी इज फुलफिलिंग देयर नीड्स। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एनहांसेस। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एनहांसेस, इसमें समझिए कि अगर वर्कर सेटिस्फाई हो रहा है, उसको जितने पैसे चाहिए अपने लिवलीहुड को रन करने के लिए, अगर उसको उतने पैसे मिल रहे हैं तो वो डेफिनेटली सेटिस्फाइड रहेगा। सेटिस्फाइड रहेगा तो वो आपकी कंपनी में वर्क करना चाहेगा। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल जरूरत ही पूरी नहीं हो पाएगी तो क्या वो कंपनी में रुकना चाहेगा? डेफिनेटली रुकना नहीं चाहेगा। तो आप इससे समझिए कि फाइनेंशियल नीड पूरा करने के लिए जो है मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल नीड अगर कंपनी इसकी पूरी कर रही है तो एम्प्लॉय हमेशा डिवोटेड रहेगा और कमिटेड रहेगा अपने वर्क के लिए, और वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। डिमेरिट्स क्या होंगे? मतलब अगर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन अगर फेयर नहीं किया जाए तो इसके डिमेरिट्स क्या होंगे? पहला डिमेरिट होगा इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। एज आई गेव यू द एग्जांपल कि अगर आप एक चेयर बनाने के 100 रुपीज़ दे रहे हो और आपका पड़ोसी जो आपका कंपटीटर है वो 120 रुपये दे रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ रुकना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं 100 की जगह 120 में ही वर्क करूँ। तो इसका जो है कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर कंपनी फेयर वेज नहीं दे रही है, एडिक्वेट वेज नहीं दे रही है, तो जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब क्या कि नया एम्प्लॉय आया, पुराना एम्प्लॉय गया, वर्कर के आने और जाने का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्कर टर्नओवर रेशियो। द रेशियो ऑफ चेंज इन वर्कफोर्स इन अ कंपनी, चेंज इन वर्कफोर्स इन अ कंपनी इज नोन एज वर्कर टर्नओवर रेशियो। अब इसको आप समझिए कि अब ये पहली चीज़ हो गई कि भाई जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो उस कंपनी में वर्क नहीं करेगा, वो उसको छोड़ के दूसरे कंपनी में जाएगा, तो इससे टर्नओवर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे देखिए अगर फेयर वेज नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली कोई भी वर्कर जो है आपकी कंपनी में वर्क नहीं करेगा, वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहेगा और डीमोटिवेट रहेगा, अच्छा वर्क नहीं करेगा। अब इस प्रिंसिपल के लिए आप एक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप समझिए कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करे जा रही है, ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो कंपनी अगर ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही है तो यहाँ पे उसे क्या करना होगा? उसे अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा पे करना होगा, और अगर कंपनी अच्छा पे नहीं कर पाएगी तो एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और डेफिनेटली फॉर्म को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझिए कि मतलब यू कैन से दैट कि जैसे एक कंपनी है कोई, मैं बात करता हूँ चलिए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसने 2 वर्कर को एम्प्लॉय कर रखा है। एक वर्कर जो है वो मैनेजमेंट के क्लोज है और दूसरा जो है वो मैनेजमेंट क्लोज नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग है। अब समझिए जो मैनेजमेंट के क्लोज है तो उसका केवल दिन भर का काम यही है कि वो आता है, बैठता है, कुछ वर्क किया तो किया, ऑफिस चला जाता है। लेकिन जो दूसरा है एम्प्लॉय है वो टाइमली आता है, अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करता है और जब तक वर्क उसका कंप्लीट ना हो जाए वो तब तक वर्क करता है और फिर अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद जाता है। तो दोनों एम्प्लॉयज़ को समझिए, सपोज दैट एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए जो है वो मैनेजमेंट के क्लोज है, वो वर्क नहीं करता, लेकिन जो एम्प्लॉय बी है वो मैनेजमेंट क्लोज नहीं है लेकिन वर्क करता है। तो यहाँ पे किसको अच्छा पे मिलना चाहिए? यहाँ पे डेफिनेटली बी को अच्छा पे मिलना चाहिए, ए को अच्छा पे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी को ये लगा कि नहीं भाई ये जो है मैनेजर के क्लोज है तो इसको ज़्यादा पैसा दोगे तो तभी मैनेजर वर्क करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो एम्प्लॉय बी है जो हार्ड वर्किंग है उस पर गलत मैसेज जाएगा कि भाई ये तो कुछ करता ही नहीं और इसको मेरे से ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं भी ज़्यादा वर्क क्यों करूँ, ठीक है। तो इस तरीके का डिससेटिस्फैक्शन, डीमोटिवेशन एम्प्लॉय के अंदर पैदा ना हो, इसीलिए जो है कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को अपने वर्कर्स को फेयर पे करना चाहिए। Okay, so this is all about this principle, which is remuneration of person. Moving forward with our next principle, that is centralization and decentralization. Okay, talking about centralization and decentralization. So first of all, you should know that what is the meaning of centralization and decentralization. So as you can see here, centralization means concentration of power in few hands. मतलब कि जब पावर कुछ लोग के हाथ में ही रहेगा, मतलब जो अथॉरिटी लेने का, जो डिसीजन लेने का पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। और जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन,
डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन वेरियस हैंड्स, मतलब जब ये पावर वेरियस हैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बहुत से लोगों में बढ़ जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब समझिए कि ये प्रिंसिपल क्यों यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये प्रिंसिपल को यूज़ करने का फेरोल का ये आइडियोलॉजी था जो काफ़ी हद तक सही है कि जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, उन सभी छोटी कंपनीज में कंपनी के ओनर को चाहिए, कंपनी के सीईओ को चाहिए कि वो जो है पावर को कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करे, या हम यूँ कहें कि वो सेंट्रलाइजेशन यूज़ करे, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथों में रखे, और वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये कहा गया, ये आइडियोलॉजी दी गई है कि डिसेंट्रलाइजेशन वही कंपनी प्रोसेस करे जो बड़ी है या जो मल्टीपल प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ, यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हिंदुस्तान लीवर। अगर हिंदुस्तान लीवर को आप देखें तो हिंदुस्तान लीवर जो है वो केवल एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। इट मैन्युफैक्चर्स सोप्स, इट मैन्युफैक्चर्स यू कैन से दैट इट मैन्युफैक्चर्स डिटर्जेंट्स, इट मैन्युफैक्चर्स कॉस्मेटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप समझिए ये कितना डील कर रही है, ये 3 लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है। तो यहाँ पे क्या एक अकेला सीईओ तीनों को देख पाएगा? डेफिनेटली वो तीनों डिपार्टमेंट को देख नहीं पाएगा। सो डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक, क्या वो तीनों को देख पाएगा? डेफिनेटली कोई भी एक पर्सन तीनों डिपार्टमेंट को बैठ के नहीं देख सकता, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स होंगे। डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये केवल एक में ही नहीं होंगे, ये जो है सब में होंगे। इसमें भी होगा परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, और सेम कहानी इसकी भी होगी, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन और फाइनेंस। और समझिए, अगर मैं कुछ नहीं तो अगर हर एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में मैं 4 डिपार्टमेंट मान के चलूँ, क्या 4 डिपार्टमेंट अगर एक के हुए तो टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हो गए? टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हो गए। तो क्या ये 12 डिपार्टमेंट्स एक अकेला हिंदुस्तान यूनिलीवर का सीईओ बैठ के देख सकता है? डेफिनेटली वो देख सकता है, लेकिन उसे इस सभी डिपार्टमेंट को देखने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे हेनरी फेरोल का सजेशन है, यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि सोप अपना डिपार्टमेंट खुद संभालेगा, सोप डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, डिटर्जेंट डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट बिना किसी इंटरडिपेंडेंसी के, या हम बिना किसी डिपेंडेंसी के खुद ही अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेंगे, उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना होगा। क्लियर है? यहाँ पे समझिए कि जहाँ पे कंपनी बड़ी है, जहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट के कंपनीज हैं, तो वहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि डिसीजन लेने में लेट ना हो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल की। सेंट्रलाइजेशन का अगर मैं समझूँ तो सेंट्रलाइजेशन के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पार्ले जी, ठीक है। अब समझिए, तो पार्ले जी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एज यू ऑल नो कि पार्ले जी कंपनी केवल बिस्किट मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, बिस्किट के अलावा कोई और वो काम नहीं करती है। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, इसमें भी आपका परचेज होगा, इसमें भी आपका सेल्स होगा, इसमें भी आपका प्रोडक्शन होगा, और इसमें भी आपका फाइनेंस होगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है? डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, परचेज अपना पावर, सेल्स अपना पावर, प्रोडक्ट अपना पावर, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पावर का मिसयूज होने लगेगा। तो जहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे हमको किस पे फोकस करना चाहिए? वहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए सेंट्रलाइजेशन पे।
सेंट्रलाइजेशन अभी हमको किस पर फोकस करना चाहिए, आप समझिए। सेंट्रलाइजेशन इज प्रैक्टिस ऑन सिंगल लाइन प्रोडक्ट। जो कंपनी छोटी है या सिंगल लाइन प्रोडक्ट में डील कर रही है, वहाँ पे हमको सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस करना चाहिए कि ताकि डिसीजन को लेने में डिले ना हो और जो भी डिसीजन हो वो एग्जैक्ट लिया जाए, यहाँ पे अथॉरिटी का मिसयूज ना हो। और जहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करा, तो उसको जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखना था, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट थे, तो वहाँ पे हमको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है कि ताकि हमें जो है डिसीजन लेने में या सभी लाइन ऑफ प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें बिना किसी पे डिपेंडेंसी के। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो मेरिट्स है फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल। मतलब ये है कि अगर इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, अगर छोटी कंपनी है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाए और बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाए, तो इसका जो बेनिफिट आएगा वो यही आएगा कि जो भी ऑपरेशनल लेवल है वो तेज़ी से काम करेंगे, उनको पता होगा कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या ऑर्डर्स मिले हैं, क्योंकि जब डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा तो ऑपरेशनल लेवल भी अच्छे से वो करेंगे। वहीं दूसरा बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। मतलब कि यहाँ पे पता रहेगा कि अथॉरिटी अगर डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो उनके पास भी लिमिटेड अथॉरिटी है, और अगर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है तो वो सेंट्रलाइजेशन है। मतलब कि वो इजीली अपने लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट याद रखिए आप कि अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो विल लीड टू डिले इन वर्क। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो वर्क होने में बहुत डिले लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर एक ही हेड 3 मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट का अगर हेड बन गया है तो उसका फोकस तीनों पे एक साथ नहीं हो सकता है। वो पहले सोप पे फोकस करेगा, फिर डिटर्जेंट पे, फिर कॉस्मेटिक पे, या वो किसी एक पे ही एक समय में फोकस करेगा। तो अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिले इन वर्क के चांसेस हाई है, और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी समझिए कि यहाँ पे अगर अथॉरिटी ज़्यादा लोगों के पास चली गई तो लोग जो है उसका मिसयूज़ करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आराम करने जाएंगे, केवल ऑर्डर देने में जाएंगे। तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस प्रिंसिपल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब समझिए प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है। इट मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब कि सुपीरियर से लेके जो आपका एक चेन बनेगा अथॉरिटी का हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब सीईओ से लेके आपका जो लोएस्ट वर्कर डिपार्टमेंट है, जो आपका हम यूँ कहें वॉचमैन, गेट कीपर और यू कैन से दैट डेली वेजेस लेबर, वहाँ तक की जो टोटल आपकी लाइन आती है और टोटल जो चेन बनता है, उस चेन को हम क्या कहते हैं, उस चेन को हम कहते हैं स्केलर चेन। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके का बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है या यूज़फुल होता है। जैसे अगर एग्जांपल समझिए कि आपका एक मैनेजर है ई, ठीक है, और ये मैं मान के चलूँ कि 2 डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ ये हो गया आपका परचेज डिपार्टमेंट और ये आपका हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलिए मैं सेल्स लेता हूँ, सेल्स से आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। इधर आपका हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, ये आपका हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये आपको मान के चलिए ये हो गया आपका सीईओ ऑफ द कंपनी, हाईएस्ट रैंक। अब यहाँ पे समझिए कि सेल्स डिपार्टमेंट में आपके 4 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। वहीं प्रोडक्शन में आपके भी 4 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, एफ, जी, एच एंड आई। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, ई को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ए तक पहुँचानी है, ई को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ए तक पहुँचानी है तो ई पहले इंफॉर्मेशन को किसको देगा, डी को देगा, डी उस इंफॉर्मेशन को किसको देगा, सी को, सी से बी एंड देन इट विल रीच टू ए। मतलब क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मल चैनल है कि आपका इंफॉर्मेशन अगर
फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट आएगा, ए तक आएगा, तो आपके इतने चैनल जो है पढ़ेंगे, बीच में आपका वो जो इंफॉर्मेशन है वो डी सी बी ए करके आएगा। और लाइकवाइज अगर आई को अगर कोई इंफॉर्मेशन ई तक पहुंचानी है तो आई उसे बताएगा एच को, एच बताएगा जी को, जी बताएगा एफ को, और एफ बताएगा आपका ई को। तो एफ से आ जाएगा आपका ई पे, ये आएगा मतलब सी ई ओ तक पहुंचने में आई एच जी एफ ई लगेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आप बोल सकते हैं, या फॉर्मल चैनल ऑफ जो है ये आपका चेन है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अगर सर कोई हम यूँ कहें कि कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन हो तो भी क्या यही चैनल फॉलो करेंगे? डेफिनेटली हर एक इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए यही चैनल फॉलो करना है, ए टू बी, बी टू सी, सी से डी एंड डी से ई। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो तुरंत जो है सेल्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जानी चाहिए, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि मार्केट में जो है अचानक से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो जो है क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज होना चाहिए। तो माइट बी पॉसिबल कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है पहले सीईओ तक पहुंचे और फिर इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई तक है जो वर्कर लेवल है, तो यहाँ तक आने में लेट हो सकता है, डेफिनेटली लेट होगा। हो क्या सकता है? लेट होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन की सेल्स बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप खुद देखिए कितने चैनल्स जाएंगे, मतलब ए के पास इंफॉर्मेशन है तो वो ए बी सी डी 4 चैनल यहाँ हो गए, और फिर एफ जी एच आई 4 चैनल यहाँ होते हैं, यहाँ पे 8 चैनल हो सकते हैं। लेकिन अगर समझिए कि वो इन्फॉर्मेशन सी के पास है, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है? सी के पास है, तो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है गैंग प्लैंक का। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है गैंग प्लैंक का, जैसे अगर सी के पास कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, सी हैज़ सम काइंड ऑफ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, अगर सी के पास कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये अर्जेंट इन्फॉर्मेशन तुरंत जी तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, सी आपका मैनेजर है, जी भी आपका मैनेजर है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है गैंग प्लैन। समझिए गैंग प्लान, अब समझिए गैंग प्लान क्या कहता है? गैंग प्लान कहता है द इंफॉर्मेशन इन स्केलर चेन कैन बी पास थ्रू द सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स विदाउट गोइंग थ्रू द अपर लेवल ऑफ मैनेजर। मतलब अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे सी के पास इन्फॉर्मेशन है भाई मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, तो सी डायरेक्टली किसको बोल देगा? सी डायरेक्टली बोल देगा जी को, जो कि सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट पे वर्क कर रहा है या सेम लेवल ऑफ मैनेजर है। तो गैंग प्लान का मीनिंग समझिए, गैंग प्लान का मतलब होता है व्हेन टू सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स, व्हेन टू सेम level of managers come to contact with each other, come to contact with each other in order to pass urgent information। गैंग प्लान समझिए, गैंग प्लान आपका ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो सेम लेवल ऑफ मैनेजर बिना चैनल को फॉलो किए जो है वो आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा एक पॉइंट याद रखना होगा, दैट इज द कम्युनिकेशन विल बी डन बिटवीन द टू सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स। कम्युनिकेशन जो है वो सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो है सेटिस्फाई होगा या सेटिस्फाई करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। जब हम मेरिट्स के बारे में बात करते हैं तो मेरिट्स है सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सिस्टमैटिक वे में फ्लो करेगा। सिस्टमैटिक वे में फ्लो करने का मतलब समझिए कि जैसे कि मैंने बताया था कुछ देर पहले, जैसे मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, मतलब जैसे ई बैठा था यहाँ पे ए बी सी डी थे, तो ए बी सी और डी थे, तो सिस्टमैटिक फ्लो मतलब क्या कि सिस्टम से फ्लो करेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन पास होनी है तो वो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई आएगा। और वैसे ही अगर हम समझें कि अगर ई से कोई इन्फॉर्मेशन पास होगी तो ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी एंड बी टू ए, मतलब हर एक चैनल पे हर एक पार्टिकुलर पर्सन को या हर एक लेवल के मैनेजर को उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा। और यही पे समझिए नो कम्युनिकेशन गैप, मतलब कि कोई भी मैनेजर जब छूटेगा ही नहीं
किसी भी लेवल का कोई भी एम्प्लॉय अगर छूटेगा ही नहीं तो यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। मतलब अगर स्केलर चेन को फॉलो किया जाए तो ई अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो डी के भी पास होएगा, सी के भी पास होएगा, बी के भी पास होएगा, तब पहुँचेगा ए के पास। अगर समझिए डी मैट्रिक्स से क्या है, देयर में भी कम्युनिकेशन गैप। मतलब अगर स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जाता है, सपोज करिए कि अगर स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ई ने सीधे इन्फॉर्मेशन दे दी किसको, बी को, तो क्या डी और सी को इसके बारे में पता है? डेफिनेटली मतलब इस इन्फॉर्मेशन के बारे में इनको पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो समझिए अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो देयर में भी कम्युनिकेशन गैप। और फिर बात करें नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप। अब सीधा सीधा समझिए, अगर ई ने सीधे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी बी को, तो सी और डी के का होने का भी कोई मतलब है? डेफिनेटली सी और डी का भी होने का कोई मतलब नहीं है। तो अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी में कोई क्लियरिटी नहीं रह जाएगी, इसलिए भी जो है स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। ओके, सो आई थिंक सो कि मतलब अगर मैं इससे ज़्यादा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस लेक्चर में कवर करूँ सो यू विल फील बोर्ड। सो आई एम टेकिंग अ पॉज हियर एंड विथ माय दिस पॉज आई होप दैट you all are going through with my video lectures, and if you have any problem, I am saying any problem on any point, please feel free to ask in the comment section. You all are free to clear your doubts, you all are free to ask your questions. I will try to resolve this as soon as possible. Okay, so till then, stay home, stay safe, and God bless you all.